हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम हर एक सब्जेक्ट की एक सीरीज़ ले आते हैं 9 to 12 के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी की क्लासेस मैं लेने वाला हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे ये हमारी एक जर्नी जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्या क्या कवर करना है और क्या क्या थोड़ा कम ध्यान देना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने एग्जाम की सारी टेंशन छोड़िए हम पे और आइए डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस। ओके, आप देखिए बायोलॉजी का जो कोड नंबर है वो 044 है और क्लास 11-12 हमें दोनों का डिस्कस करना है। बायोलॉजी का कोर्स CBSE बोर्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ये CBSE बोर्ड के लिए है। ओके, तो CBSE बोर्ड में क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा करिकुलम है जिसको आपको क्या करना है, समझना है। जैसे बहुत सारे बच्चे इन सब टॉपिक्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट हमें यहीं से स्टार्ट करना है। हमें वो सारी चीज़ें समझनी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया होता है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। अब हम ये सारा सिलेबस पढ़ क्यों रहे हैं, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है बायोलॉजी के। एनकरेज लर्निंग ऑफ इमर्जिंग नॉलेज एंड इट्स रिलेवेंस टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओके, प्रमोट रेशनल साइंटिफिक एटीट्यूड। देखिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना होता है हर एक पर्सन को। ठीक है, वो पुराने जमाने की परंपराओं पे ध्यान नहीं देना है जिनका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है बच्चों में। तो ऐसा सोच करके आप पढ़िए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कौन सा एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो। ऐसे जस्ट पढ़ नहीं लिया हमने, हमें उसे समझना भी होगा। ठीक है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कि कैसे आप सोसाइटी में इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन सब पर्सपेक्टिव्स पे आपको ध्यान देना होगा। इसी को सोच के आंसर करना है आपको जस्ट आंसर ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको इन सब पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फिर आंसर करना होगा। एनहांस अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड देयर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। Create awareness amongst the learner about diversity, living organisms and developing the respect for other living beings. ह्यूमन क्या है, ह्यूमंस हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सबसे एडवांस एनिमल है ना, लेकिन बाकी एनिमल भी हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। तो उनके लिए रिस्पेक्ट आपको शो करनी है अपने आंसर्स में। क्यों? क्योंकि ये जो NCERT की जो बुक्स हैं और CBSE का जो करिकुलम है आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सारी वैल्यूज़ अपने अंदर डेवलप करें जब आप ये पूरा कोर्स ओवर करते हो। Appreciate that the most complex biological phenomena are built on the essentially simple processes. ओके, बहुत ही सिंपल प्रोसेसेस में ये जो बायोलॉजिकल फिनोमेनाज हैं हमें उन्हें पढ़ना है। चलिए आगे। It is expected that the student would get an exposure to various branches of biology. बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, स्टूडेंट को उनसे सबसे एक्सपोजर मिलना चाहिए। In the curriculum in a more contextual and systematic manner as they study in various unit. जितने भी यूनिट में आप पढ़ रहे हो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए अब हम अपने मेन पार्ट मीन्स अपने थ्योरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि क्लास 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से आपका जो प्रैक्टिकल है, जिसमें से जो आपका क्या है, आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 30। बाकी जो आपका थ्योरी है वो आपका क्या होगा, 70 मार्क्स की होगी थ्योरी पूरी। आपका जो टाइमिंग है एग्जाम का दैट इज 3 आवर्स। ओके, अब उसमें आपके टाइटल है 5 यूनिट्स हैं जिसमें आपको कई चैप्टर्स पढ़ने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
मतलब प्लांट और एनिमल्स की कितनी डाइवर्सिटी आपको पढ़नी है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन से लेकर के बाकी उनके फर्दर सब डिवीजन तक और एग्जाम्पल्स तक। ये आपको कितने में पढ़ना है? आपको 15 मार्क्स में पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली आपको ये पढ़ना है यहाँ पे, और ये है क्या 10 मार्क्स का, ठीक है। थर्ड है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आप बचपन से पढ़ते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ना है आपको। इट इज 15 इन नंबर्स, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है कि प्लांट में कोई भी प्रोसेस, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, वैसे प्लांट की जो बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रही हैं उनको हमें पढ़ना है, वो 12 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। एंड एट द लास्ट हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, मतलब 18 मार्क्स की है, और आपको 70 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर जितना भी यूनिट आपको पढ़नी है वो मिल जाता है, ठीक है। जिसमें से आपको कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि ये हमारा यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 1 2 3 4 यूनिट 5। अगर हम इन तीनों को बहुत ही बेटर तरीके से फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इजी भी है, तो हम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं? 18, 15, 15, 48 मार्क्स। तो 70 में से 48 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, ये उन बच्चों के लिए है जो कि जस्ट पास होना चाहते हैं। बट अगर आपको पूरी तरह से एक एक कंसेप्ट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे हमारे एक एक वीडियोस को फॉलो करोगे तो आप 70 में बहुत अच्छे से 65 तक गेन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक की आपको उनमें से भी क्या क्या पढ़ना है। जस्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको क्या पढ़ना है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है आपको। और यहां पे भी क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर 1 है यूनिट 1 का। चैप्टर 2 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई into major group like lichens, viruses and viroids. Okay? Chapter 3 प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। यहां पे आपको क्लासिफिकेशन, मैंने बोला था ना क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है इसमें। तो प्लांट्स का into major groups like silent feature and distinguishing feature and a few example of algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका जो ये पार्ट आपको पूरा पूरा पढ़ना है। पहले क्या है? डिस्टिंग्विश फीचर एंड साइलेंट फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, लाइक एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हम लोग के टाइम पे था, बट आपके टाइम पे नहीं है, तो आपको पढ़ना ही नहीं है इसको, ठीक है। ये टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, राइट। चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 1 दैट इज एनिमल किंगडम। यहाँ पे भी सेम जैसे आपने प्लांट में पढ़ा, यहाँ पर भी आपको वही साइलेंट फीचर एंड क्या कहते हैं उसको, आपका जो दूसरा पार्ट था दैट इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर, आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक? एनिमल्स में नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल, फाइलम तक आपको पढ़ना है, एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल, ठीक है। साइलेंट फीचर एंड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, मतलब सबका साइलेंट फीचर और उनकी कैटेगरी। नो लाइव एनिमल और स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्लेड। यहाँ पे आपको कोई भी लाइव एनिमल या स्पेसिमेन नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। क्यों? अभी आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको हर एक लिविंग बीइंग के लिए रिस्पेक्ट शो करना है, तो हम उन्हें एक मॉडल की तरह कहीं भी शो नहीं करेंगे, ठीक। इसीलिए यहाँ पे ये चीज प्रॉपरली मेंशन है जो आपको सिलेबस में ध्यान देनी है, मतलब आपके आंसर में ये चीजें ना दिखनी चाहिए। यूनिट 2
अब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में क्या पढ़ना है? पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या दिखना है? रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी, एक फैमिली है सोलेनेसी, उसका हमें क्या देना है यहाँ पे? डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल आप सोलेनम नाइग्रम शायद पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो, एक फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी पढ़नी है। ये क्या है? एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दोनों डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट में आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। यहाँ पे फिर वही मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम। कौन कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का पढ़ना है आपको। यूनिट नंबर 3 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यहाँ पे वही सारी चीजें जो अब तक पढ़ते हो बट थोड़ा ब्रॉड। क्या क्या? सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल इन्वेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनील्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, ओके। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक हमें समझना है और न्यूक्लियस साथ में पढ़ना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां पर हमें क्या दिया गया है? चैप्टर 9 जो कि हमारे यूनिट 3 का है। चैप्टर 9 में क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग सेल, मतलब आपकी लिविंग सेल का मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको पढ़ना है कि वो किससे बनी हुई है। बायोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम जैसे कि उनके टाइप पढ़ने, प्रॉपर्टी, एक्शन पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जैसे कि बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर इन पॉलीमर, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंसेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट। आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, मतलब ये आपको जो टॉपिक है ये वाला आपको यहां से लेकर के यहां तक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहां पे माइटोसिस, मियोसिस और उनके सिग्निफिकेंस आपको ब्रॉड पढ़ना है। अगला यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, यहां पे आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, किसमें? हायर प्लांट्स में। एज अ मीन ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यहां पे आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में ये जानना है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री आइडिया आपको रखना है। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 एंड C4 पाथवेज, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन पढ़ना है प्लांट में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, वो भी एनारोबिक्स में, TCA साइकिल एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी एरोबिक्स में। एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबॉलिक पाथवेज, रेस्पिरेशन कोशेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ओके। चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको यहाँ पे क्या देखना? सीड जर्मिनेशन, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस इन अ प्लांट सेल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेट ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ABA, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये सारे आपको हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब हमारी जो लास्ट यूनिट आ जाते हैं हमारी क्या है? वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे पहला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब रेस्पिरेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे हमें क्या देखना है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल, रिकॉल ओनली, मतलब आपने जो पहले से पढ़ा है बस वही रिकॉल करना है इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
एक मैकेनिकल प्रोसेस, एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन लाइक अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इतना आपको पढ़ना है इसमें। अब है चैप्टर 18 जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप, ब्लड का कॉम्पोजिशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ एंड फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक ह्यूमन कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजीनिया पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और ये क्लास 11 का पूरा कोर्स है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, आप ये सारे चैप्टर्स आराम से फ्री में कवर कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 19 जो हमारा है वो है किसका? वो है आपका यूनिट 5 का, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें क्या है? अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल के बारे में, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन, एंजियोटेनिन, आर्टरी natriuretic factor, ADH and diabetes insipidus, roles of other organ in the excretion, और उससे रिलेटेड कुछ आपको डिसऑर्डर भी पढ़ने जैसे कि यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुली, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे है चैप्टर 20 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सिलियरी, फ्लैजुलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल्स। ये सारी मसल जो आपकी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के मल्टीसेलुलर तक पूरा पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है एंड फंक्शन उसका, जितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारे बोन्स में, डिसऑर्डर पढ़ने हैं मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गॉट। इतने आपको डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर 21। यहाँ पे न्यूरॉन और नर्व के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन में, सीएनएस पढ़ना है आपको, पीएनएस पढ़ना है एंड विसरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। फिर जनरेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आपने जो बेसिक कंसेप्ट क्लास 10 में पढ़ा था, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। कौन कौन सी ग्लैंड्स है आइए समझते हैं। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल है, पैंक्रियाज है, गोनैड है। मैकेनिज्म है इनका पढ़ना आपको कि एक्शन कैसे करते हैं और ये मैसेंजर का काम कैसे करते हैं। एंड रेगुलेटर, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी, मतलब आपको कैसे हाइपर और हाइपो एक्टिविटी करते हैं सारे हार्मोन्स को, उनको भी डिस्कस करना है। इनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे डॉर्फिनिज्म, एक्रोमेगली, क्रिटिनिज्म, गॉइटर, एक्सोफैथैलेमिक गॉइटर एंड डायबिटीज के बारे में पढ़ना है, एडिसन्स डिजीज के बारे में पढ़ना है। नोट, डिजीज रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम टू बी टॉट इन ब्रीफ। आपको इन डिजीज को बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है, मतलब आपको इन डिजीज के बारे में पूरी तरह से, यहाँ तक कि आपको इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ना है क्लास 11 में। ठीक है, इस तरह से क्लास 11 का जो पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट था हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे कि हमें प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। प्रैक्टिकल की स्कीम है, आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल करना है, जिसमें मेजर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए में होता है
एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 1, 3, 7, 8 जो 5 मार्क्स का आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये 4 मार्क्स का होगा। स्लाइड की प्रिपरेशन आपको करनी होगी जो कि होल माउंट होगा और परमानेंट स्लाइड नहीं है, ये टेम्परेरी स्लाइड्स होंगी जो कि आपको 5 मार्क्स में बनाना होगा। फिर स्पॉटिंग करनी होगी, मतलब कुछ स्पेसिमेंट्स रखे होंगे, आपको उनको देखकर ऑब्जर्व करना होगा और 7 मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा जो होगा उसके लिए आपको जो क्रेडिट दिया जाता है वो 4 मार्क्स का है। ये स्टूडेंट वर्क ओवर द एकेडमिक सेशन में भी गिवन, और आपके एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग भी ये मार्क्स दिए जा सकते हैं जो कि 4 एंड 5 है, और इस तरह से ये 30 मार्क्स आप इस तरह गेन कर पाओगे। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है आपको ये खुद से पढ़नी है, आपके स्कूल या कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन से प्रैक्टिकल्स करवाता है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो अगला पार्ट है वो क्लास 12th का है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे अब। सो गाइज, क्लास 12 का जो हमारा पूरा कोर्स है ये हमारे सामने है, और इसमें भी वही यहाँ पे जो यूनिट दी गई है 5 यूनिट उधर थी और यहाँ पर वही 5 यूनिट्स हैं जो कि 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से दी गई है। 5 यूनिट हमने क्लास 11th में पढ़ी है, अब 5 यूनिट ही हमको किस में पढ़ना है, क्लास 12th में। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि कौन सी यूनिट कितने पार्ट की है। तो देखते हैं, सबसे पहला रिप्रोडक्शन। आपको क्लास 12th में रिप्रोडक्शन पढ़ना है बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, और ये 16 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये कितने में आ रहा है आपका, ये 16 मार्क्स में आ रहा है, तो ये 16 मार्क्स का हो गया। फिर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आपको ये 20 मार्क्स में पढ़ना है। फिर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स में। फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो 12 मार्क्स। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये 10 मार्क्स का है, और इस तरह से ये 70 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा करिकुलम हो जाता है। चलिए अब हम एक एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हमें हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ लेना है। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, तो आप क्या क्या पढ़ोगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन के टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल, आउटब्रीदिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड लाइक एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फूड फॉर्मेशन। ओके, सो चैप्टर 3 हमारा क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेम चीजें हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़नी है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इसमें भी आपको क्या रखना है, एलिमेंट्री आइडिया ही रखना है। नेक्स्ट है पार्चुरेशन, इसका भी एलिमेंट्री आइडिया, एंड लैक्टेशन जो है इसका भी एलिमेंट्री आइडिया, ये आपको लेके चलना है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पार्ट है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको अवॉइड भी करते हैं, बट इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज लाइक बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ओके, फिर है एमिनोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे इन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका पहला है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपको ये भी पढ़ना है कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। उसके बाद जेडआईएफटी, जीआईएफटी, इन सबका एलिमेंट्री आइडिया वो भी जनरल अवेयरनेस के फॉर्म में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ जाता है इस यूनिट में, यूनिट जो हमारी 7th है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे आपको वही पुराने टॉपिक्स पढ़ने हैं जो अब तक पढ़ते आए हो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। फिर है डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलिज्म, इसमें मेंडेलिज्म आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसमें जो कमियां थी आप यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे कि आपको पहला पढ़ना होगा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील एंड इंटरैक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉफी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया पढ़ना है जो कि आपके जेंडर से रिलेटेड होगा, वो सारी चीजें।
कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना है जैसे कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम जो होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन में जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेस पढ़ना है आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के लिए। नीट की प्रिपरेशन करें बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, डीएनए की पैकेजिंग पढ़नी है, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ना है, सेंट्रल डॉगमास आपको पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन पढ़ना है। फिर आगे आपके जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे क्या है, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन पढ़ना है आपको। उसमें भी आपको ओपेरॉन्स तक पढ़ना है, मतलब आपको लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है, जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ना है। ठीक है, आगे है चैप्टर 7 इवोल्यूशन। इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लाइक द पैलेंटोलॉजी। ये भी आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी ब्रांचेस है बायोलॉजी की आपको उनको पढ़ना है ना, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस पढ़ना है। फिर डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन में क्या क्या पढ़ना है, म्यूटेशन and recombination and natural selection with example type of natural selection like gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg's principle most important। फिर adaptive radiation, human evolution, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 8 पे आ जाते हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ना है। कुछ डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमेबियासिस एंड रिंगवर्म। ठीक है, एंड देयर कंट्रोल, इनका कंट्रोल पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट इम्यूनोलॉजी का पढ़ना है जैसे कि वैक्सीन, कैंसर, एचआईवी एंड एड्स, एडोलसेंस, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें क्या पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैसे इनका यूज करती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है इनका, सीवेज ट्रीटमेंट में इनका यूज कैसे करोगे आप, एनर्जी जनरेशन में कैसे कर सकते हो, माइक्रोब बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड जुडिशियस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। यूनिट 9 में आ जाते हैं। यहाँ पे बायोटेक का पार्ट है और उसके एप्लीकेशन। कुछ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज आपको पढ़नी है जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप इसको पढ़ोगे। इसमें से भी आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ना है। बायोटेक का एप्लीकेशन जो आपको पढ़ना है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन हेल्थ में कैसे कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हो। फिर आपको पढ़ना है ह्यूमन का इंसुलिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करोगे। जीन थेरेपी में आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लाइक बीटी क्रॉप्स आपने पढ़ा होगा ना, बीटी कॉटन पढ़ा होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ा होगा। उसके बाद बायोसेफ्टी इशू और बायोपायरेसी एंड द पेटेंट, कैसे किसी भी वैक्सीन का पेटेंट लिया जाता है, वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कुछ टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट लाइक ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं, आप उसको भी समझ लो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको निकाल दिया गया है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर एंड एडेप्टेशन, क्योंकि आप इनको लोअर क्लासेस में काफी हद तक पढ़ चुके होते हो। ठीक है, आ जाते हैं चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 पे क्या क्या है, चैप्टर 14 पे इकोसिस्टम, पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी। इसमें से कुछ टॉपिक निकाले गए जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये एक्सक्लूडेड है। लास्ट चैप्टर हमारा 15 जो बायोडाइवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी में उसमें कंसेप्ट पढ़ना है, पैटर्न, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है हॉट स्पॉट्स, उसके बाद इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म एक्सटेंशन, रेड डेटा बुक एंड सैक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स,
एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट। ये रामसर साइट जो है काफ़ी नया है, आपके लिए ऐड किया गया है। इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं और उनके बारे में आपको पढ़ना, जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आ जाते हैं फिर से वही वन मेजर एक्सपेरिमेंट। जो आप 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट 5 होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 मार्क्स का, और 2 and 3 होगा 4 मार्क्स का, 1 and 4 होगा 5 मार्क्स का, स्पॉटिंग वही 7 मार्क्स की, फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा आपका 4 या फिर 5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट वो भी स्पॉटिंग में भी, चलिए स्पॉटिंग डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉटिंग में क्या क्या दिया जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। स्पॉटिंग में आपको क्या दिया जाता है, फ्लावर अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसी लाइक विंड एंड इंसेक्ट एंड बर्ड। पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन। मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड टू डिफरेंट कलर साइज एंड ऑफ एनी प्लांट। मेंडेलियन इनहेरिटेंस आपको किसी भी साइज या कलर के सीड के साथ करना है। फिर है पेडिग्री एनालिसिस करनी है आपको चार्ट पे, एनी वन ऑफ द जेनेटिक ट्रेट सच एज द रोलिंग ऑफ टंग। ठीक है, टंग को रोल करने वाला, या फिर ब्लड ग्रुप के लिए, या फिर ईयर लोब्स की, आपके ईयर लोब जुड़े हुए हैं या खुले हुए हैं और आपके पेरेंट्स के कैसे, उसका पेडिग्री एनालिसिस करना होता है। या फिर विडोज पीक एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिनके बारे में आपको क्या करना है, फिर से एक पेडिग्री एनालिसिस करनी है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन लाइक द इमैस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग। ये 2 चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है आपका। फिर कॉमन डिजीज़ है जैसे कि स्कैरिस हो गया, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। कोई फंगस के बारे में आपको दे सकते हैं जैसे कि रिंगवॉर्म के बारे में दे सकते हैं। परमानेंट स्लाइड आपको मॉडल्स की भी मॉडल्स भी मिल सकते हैं, वर्चुअल इमेज भी दी जा सकती है और स्पेसिमेंस भी दिए जा सकते हैं स्पॉटिंग के लिए। कमेंट ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट दे कॉज। अब इनकी ये जो डिजीज कॉज करते हैं उन पे आपको कमेंट लिखने के लिए भी आपके टीचर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में है। सो ये 2 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सो गाइज, इस तरह से हमने अपना जो थियोरी का पार्ट है हमने उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और 12th दोनों के वीडियोस जो कि बायोलॉजी के होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम ये पूरा का पूरा जो जर्नी है हम आपके साथ रहेंगे, स्टार्टिंग टू एंड हम पूरा कंप्लीट आपको वीडियो देने वाले हैं। सो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।